बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख़ 3 जून दिन बुध का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं आज की इस वीडियो में मुल्की सियासी मंजरनामे की। आप टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम, सुहेल आफरीदी खासी मुश्किलात का शिकार हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो सरफेस पे आती दिखाई देती हैं। आल्दो इस मुल्क के बड़े संगीन मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू नहीं होती। तो चलें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब को क्या वाकई ही कोई मुश्किल दरपेश है? क्या वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो इस कदर है कि उनकी गवर्नमेंट जो है गिर सकती है? इस पर कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है रिजवान गिलज़ई साहब के पास, वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। और फिर बात करेंगे कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की ज़रूरत होती है तो तब उनमें हकीकतन कुछ ऐसी पॉलिसी डिफरेंसेस जो हैं वो सामने आते हैं। और हालिया बजट के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब पे तनकीद हुई थी वो अब सुहेल आफरीदी साहब पे भी होने लग गई है। और कल अलीमा खान साहिबा ने भी एक ऐसी मुतालबा कर दिया है जो बज़ाहिर सुहेल आफरीदी साहब के बस में नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों 4.5 करोड़ के वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, वहाँ की आवाम के हक में नहीं है। बजट पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा। सुहेल आफरीदी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आए, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं, और फिर अडियाला भी वो जा रहे हैं। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर फाइनली ये जो मौजूदा एक ऐसा निज़ाम जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी ही शद्दो मद के साथ बुना गया था, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब तो हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, लेकिन हकीकतन देखें तो अथॉरिटेरियन रजीम से कहीं ये कम नहीं है रजीम। तो इसमें कुछ फूट पड़ने की खबरें थी। 28वीं आईनी तरमीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हवाले से था कि वो खासी मुश्किलात का शिकार होने जा रही है। कुछ चीज़ें, कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमें ऐसे देखने को भी मिले। अब उस पर क्या इंसाइट है, 28वीं यानी तरमीम में क्या होने जा रहा है, और क्या इसका मौजूदा बजट की डिले से कोई ताल्लुक है, क्या कुछ बातचीत हो रही है। और फिर आखिर में डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो एक नूरा कुश्ती है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में, और उसमें नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो तकरीर कर रहे हैं, और PTI के लिए वहाँ क्या स्पेस है। तो दिन भर के वाक़यात भी इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। रिजवान गिलज़ई साहब माजरत, मामलात इतने ज़्यादा थे तो इंट्रो थोड़ा सा मेरा तवील हो गया। मुझे ये बताइए, क्या इसमें कोई सदाकत है? अभी भी हम देख रहे हैं कि पेशावर के जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो तो बड़ी शद्दोमत के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। वो तो बाकायदा तौर पर फिगर भी बता रहे हैं कि इतने लोग नाराज़ हैं, और बस वो रोज़ अपने इजलास भी कर रहे हैं, वो अपने मुतालबात भी रख रहे हैं, और बहुत जल्द उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब वो मंजर आम पे भी आ जाएंगे और अपनी तादाद भी बता देंगे। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर आकर ये क्लेम करते हैं कि जनाब आप 5 बंदे भी साबित कर दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। साथ ही शफी जान साहब कहते हैं कि अगर कोई इमरान खान के इस नज़रिए जो कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को CM बनाया है, थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हुआ तो हम खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर देंगे। बयानात हैं, हकीकत है, एक्चुअल सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और फिर आपने जो कहा कि पेशावर के साफ़ी ये बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है कि जब उनको हटाया गया तो उनको बड़ा मसला था। वो ये समझते थे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इमरान खान के साथ सामने माहौल बनाया गया है, उसमें लीमा खान हो सकती हैं, उसमें सुहेल आफरीदी हो सकते हैं, और उनको ऐसा माहौल पिक्चर पेश की गई है कि इमरान खान ने उस साजिश का हिस्सा बनकर मुझे वज़ारत आला से हटाया। और उसके बाद से उनके दिल में ये बात थी, और उन्होंने मौजूदा सिस्टम में भी बहुत वेल कनेक्टेड थे, और वो उनको ये कन्विंस कर रहे थे कि कोई ऐसा करें कि सुहेल आफरीदी चला जाए और मैं वापस आ जाऊं। अच्छा, उसकी जो स्कीम सारी बननी थी उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि अगर सुहेल आफरीदी को डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है तो दोबारा तो गंडापुर साहब बन नहीं सकते। फिर तकरीबन 2 महीने पहले उनको ये ख्याल आया, या जाहिर है आपको पता है कि ये जो इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं इनके पास बहुत अजीब अजीब किस्म के आइडियाज़ होते हैं। उनने कहा क्यों ना आईनी अदालत में एक पटिशन करें और वहाँ से ये सारा मामला रिवर्स हो जाए और अली अमीन गंडापुर बहाल हो जाए। और उसकी जो रीज़न है वो बाद में शेर अफजल मरवत केस भी आई। कुछ अर्सा पहले गंडापुर साहब मिले राना सनाउल्लाह के साथ, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि देखें मैं भी आपके साथ चल रहा था, तावन भी कर रहा था, सुहेल आफरीदी तो तावन ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा प्लान है, आप इसमें हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा जी ओके, मेरी आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाते हैं। राना सनाउल्लाह हालांकि सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ जो मुलाकात की, उन्होंने कहा वो बड़ा अच्छा नौजवान है, अच्छी बात करता है, लेकिन उसने वज़ीर आज़म के साथ तल्ख गुफ्तगू की थी, ये चीज़ हमें उसकी पसंद नहीं आई। यानी PMLN इस बात पे बदला लेना चाहती है, या राना सनाउल्लाह साहब, कि उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने अपने सूबे का एजेंडा रखा था। हाँ, और उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर एजाज सुहेल आफरीदी होता तो कभी आपसे मिलता भी ना, सूबे की वजह से आपके साथ आया हूँ। और एक दो भी तल्ख बातें और वो वहाँ उनसे हुई थी। फिर जब वज़ीर आज़म मिले तो वज़ीर आज़म ने तो ऑलरेडी उनको गुस्सा था,
उन्होंने कहा ठीक है ओके। फिर अली अमीन गंडापुर मिले एक अहम शख्सियत से, और जो बेसिकली ज़ाहिर है सारा करता था चीज़ें इख्तियार उनके पास है। तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे साथ 30 लोग हैं, अब इस चीज़ को लेके जाए आप फ़हीम अख्तर मलिक साहब की उस खबर के साथ आप कनेक्ट करें जिसमें 27 ऐसे लोग हैं जो affidavit दे के आए हुए हैं और वो जो है ना हमारे साथ हैं। ये मामला उन्होंने उस वक्त भी बेचा था। एक बार फिर वो ये लेके गए और उन्होंने कहा कि 30 लोग मेरे साथ हैं, ये प्लान है, और मैं जब वज़ीर आला बन जाऊंगा 30 लोग मेरे घर पे मतलब मेरी जेब में होंगे, बाकी अपोजिशन के लोग मेरे साथ होंगे, तो मेरे खिलाफ कोई अदम एतमाद भी नहीं आ सकेगी और हम सिस्टम को चला लेंगे। फिर वो ये चीज़ उन्होंने कहानी बेची। फिर उनकी दोबारा जब मुलाकात हुई तो उनको ये बताया गया कि ये 30 लोग कोई भी नहीं है, ये 2-4 लोग इनके साथ हैं और ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर उनको ये कहा कि अगली मुलाकात में एक तरह से शट अप कॉल दी कि यार अभी ये एडवेंचर करने की खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि वो तो प्लान तो मतलब उनको वो तो था, मतलब भूख थी, यानी ये करना ही करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा पीछे उनके और भी लोग थे जो इस सिस्टम में बहुत अच्छा, वो अहम शख्सियत नहीं होंगी तो उनकी टीम के लोग ये चाहते होंगे। लोग ये चाहते हैं ना कि वो असल में देखें सुहेल आफरीदी एक चैलेंज तो है ना इस सिस्टम के लिए ना। ठीक है वो चैलेंज नहीं कर रहे, वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं कर रहे, वो को बहुत ज्यादा, लेकिन और बहुत हद तक मेरे ख्याल में वर्किंग रिलेशन भी अब कायम हो गया है। लेकिन स्टिल अली अमीन गंडापुर तो नहीं है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं जहां सुहेल आफरीदी को मौका मिलता है वो यानी उनको कहा जाता है आप डयाला के बाहर ना है, वो आ जाते हैं। मतलब उन जो भी हो उस तरह से कंट्रोल नहीं है जिस तरह से अली अमीन गंडापुर थे। अच्छा हुआ ये कि वो जो नीचे वाले थे उन्होंने गंडापुर ने कहा कि हम ये पटिशन कर देते हैं, और शेर अफजल मरवत उस दिन पेशावर में थे, उनके जरिए सुप्रीम आईनी अदालत में पटिशन हो जाती है कि चूंकि इमरान खान सजा याफ्ता हैं, तो चूंकि सजा याफ्ता शख्स किसी के हुक्म पे कोई फैसला नहीं हो सकता, चूंकि उन्होंने सजा याफ्ता शख्स के हुक्म पे अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया था, चूंकि सजा याफ्ता शख्स ने सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट किया था, तो इस सारे प्रोसेस को आप गैर कानूनी करार दें और अली अमीन गंडापुर को बहाल करें। अब यहीं रुक जाएं। एक ताकतवर शख्सियत नहीं चाहती, वो अली अमीन गंडापुर को शटअप कॉल देती है कि अभी ऐसे किसी एडवेंचर का वक्त नहीं है या हमारे पास उसकी फुर्सत ही नहीं है। उनकी टीम शेर अफजल मरवत और बाकी सब लोग ये पिटीशन कर देते हैं। यही मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने सवाल पूछा था कि साफ़ी ये बात क्यों कर रहे हैं। जब ये पिटीशन हो जाती है तो पता चलता है कि यार जब मना किया था पिटीशन नहीं करनी तो क्यों की है, गुस्से का इजहार किया जाता है। तो फिर यहाँ पे आती है ये टीम, और वो टीम ये खबरें चलवाती है कि अली अमीन गंडापुर को 30 लोगों की हिमायत हासिल है। ओके। फिर वो साफ़ी, अच्छा पेशावर के जो क्रेडिबल साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, जो 30 साल से वहाँ की सियासत को भी कवर कर रहे हैं, उसके अंदर महमूद जान बाबर साहब हैं, अली अकबर साहब हैं, फरजाना अली साहबा हैं, यानी सीजन्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं। ये खबर नहीं दे रहे। 3-4 लोग हैं जिनके बारे में ये बातें भी आई हैं कि वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं और वो कहाँ से खबरें देते हैं, उनसे खबरें आई, फिर सोशल मीडिया पे डिस्कस हुई कि 30 लोग अली अमीन फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया जी। वो पैगाम किसको देना था? उन अहम शख्सियत को ये बताना था बेसिकली कि भाई ये बात दुरुस्त है, गंडापुर के साथ बंदे हैं। यहाँ फिर सुहेल आफरीदी मैदान में आते हैं और आके वो ये कहते हैं कि इसके पास कौन से बंदे हैं, हमें पता है इसके साथ टोटल 4 बंदे हैं, 4 नहीं हुए तो 5 हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कल कहा कि 5 से ज़्यादा बंदे वो इकट्ठे नहीं कर सकता। वो 5 बंदे कौन से हैं वो शहजाद नवाज साहब ने बताया है, काम किया अब उस पर काम भी किया है, कुछ नाम है और वो खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जितने नाम इसमें जो सुहेल आफरीदी के जो करीबी ज़राए हैं वो कहते हैं कि 2 लोग हैं, और उसमें एक पख्तून यार हैं, एक मेजर सजाद है, ऑब्वियस अली अमीन गंडापुर साहब, और तीसरे अली अमीन गंडापुर हैं। लेकिन शहजाद नवाज की इतलात के मुताबिक उसमें 2-3 लोग और भी हैं, जिसमें मुश्ताक गनी भी हैं और एक आध कोई और नाम वो बता रहे थे। खैर यानी टोटल जो है ना वो 5 लोग हैं जो अली अमीन गंडापुर की जेब में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 75 लोगों से तो सुहेल आफरीदी पर्सनली मुलाकात कर चुके हैं। तो अब मामला ये है कि ये ना ऐसे ही एक शोशा था और इसका मकसद जो था वो अब क्लियर हो गया है कि वो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉग बताना था ये उनको बताना था, उनको कन्विंस करना था जो असल जिन्होंने फैसला करना है, ताकि वो आईनी अदालत के जरिए ये प्रोसेस करें कि हमारे पास बंदे पूरे हैं। लेकिन देखें जो शफी जान की आपने बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी से हो सकता है 20 लोग नाराज़ हों, 25 लोग नाराज़ हों, बहुत से लोग वजारत मिलने पर नाराज़ हैं, बहुत से लोग फ़ोन ना उठाने पे नाराज़ हैं। और फिर हमेशा से पाकिस्तान की आप सियासत देख लें, इवन कि जब फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल पार्लियामान में नहीं, अब भी जब इजलास होते हैं बजट के करीब तो लोग उन इजलासों में शिरकत छोड़ देते हैं।
वो अपने पार्टी से बार्गेनिंग टूल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि बजट में उनको कोई डेवलपमेंटल फंड ज्यादा मिल जाए, एडीबी पीएसडीपी में पैसे मिल जाएं, सुबह में एडीबी में यहाँ पैसे तक मिल बात समझ आती है कि बजट के नज़दीक आकर ये फॉरवर्ड बढ़ा, तो इसमें एक एलिमेंट ये हो सकता है। तो आपकी बात जो मैं समझा हूँ, ना तो कोई अदम एतमाद आने लगा है आपकी खबर के मुताबिक, और बजट भी आल दो कि उस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि वो अलीमा खान साहिबा ने जो एक मेरे ख्याल में वो गैर ज़रूरी मुतालबा था जो रख दिया है, तो उसके बावजूद भी सुहेल आफरीदी साहब बजट बड़ा आसानी से पास कर लेंगे। इसमें कोई देखें, ये आपने वो सारा प्रोसेस कवर किया था ना, जब कहा जा रहा था कि एमपीएस बयान अल्फी दी हुई है, नहीं 92 एमपीएस ने वोट दिया। जी हाँ, अब भी वो लोगों के अपने एतराज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, यानी अगर आप बजट को वोट नहीं देते ना, तो आप बेसिकली पार्टी पॉलिसी को खिलाफ जाते हैं, और उस पे फिर वो सारा प्रोसेस आइन का आर्टिकल, ठीक है, इसको हम सम अप इस तरह से करते हैं, यानी उसमें मतलब कंफर्टेबली ये चीज़ सम अप इस तरह से करते हैं, इख्तलाफात हैं, वो 4 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, वो फंड्स ना मिलने पे, कैबिनेट में शामिल ना करने पे, मुलाकात ना होने पे, वज़ीर आला के फ्रिक्वेंटली अवेलेबल ना होने पे हैं, सुहेल आफरीदी की गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए ऐसे कोई मामला नहीं है। वो 3 से 4 लोगों का हो सकता है, उसमें 2-3 वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, 2-3 अली अमीन गंडापुर के बहुत ही एहसान उन्होंने उनके ऊपर किए हुए हैं, तो वो जाहिर है जब आप एहसान का बदला फिर आपको चुकाना पड़ता है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बैकग्राउंड से लोगों को वैसे ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि असल मामला क्या है। अच्छा चलें, अब दूसरे मौजू की जानिब आगे बढ़ते हैं। बजट की मंजूरी, ये अली अमीन गंडापुर साहब पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि वो जी एक तो चलें वो सरप्लस बजट देने वाला, उस पर आप बात कर सकते हैं कि आप उस बजट को खर्च वाकई नहीं करते, और अगर नहीं कर पाते तो फिर नायाली होती है, और फिर अगर आप एनएफसी में अपना हिस्सा ना मांगने का शिकवा भी करते हैं तो उसमें कोई आपके पास ठोस दलाइल नहीं होते। अलीमा खान साहिबा ने शर्त रख दी है, कल सुहेल आफरीदी साहब की मौजूदगी में उन्होंने ये कह दिया, और बाद में फिर खबर ये भी सामने आई कि शायद अडयाला जेल में अलीमा खान साहिबा की जानिब से डांट भी पिलाई गई है। इस सारे मामले पे वैसे मैंने खुद से अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी बनाई हुई थी कि इस वक्त मसाइल इतने हैं पाकिस्तान के, शख्सी आज़ादियों से लेकर, गवर्नेंस से लेकर, मईशत से लेकर, अदालत से लेकर, कि पीटीआई के इंटरनल डिफरेंसेस पे जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप चाहते ना चाहते सर्व कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि उन पिटी इश्यूज़ में घुसने के, एक जमात जो ज़ेर अताब है और उसमें अगर इख्तलाफात नहीं होंगे तो फिर कहाँ इख्तलाफात होंगे। ओपिनियन सबसे बड़ी जमात है, हाँ, सबसे बड़ी जमात है। लेकिन जब इन्हें इत्तेहाद का वक्त ज़रूरत होती है, अब गिलगित बल्तिस्तान में आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, या इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं और आप उसमें तगो-दो कर रहे हैं, आल दो कि आप मुलाकातों में भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मोमेंटम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये अलीमा खान साहिबा आकर आउट ऑफ नोवेयर स्टेटमेंट दे देती हैं, और फिर क्या बजट, देखिए बजट तो मंजूर करना ही पड़ेगा, आप बजट मंजूर नहीं करते आप खैबर पख्तूनख्वा चलाएंगे कैसे, और फिर अगर आप बजट मंजूर नहीं करते तो आप इस्टेब्लिशमेंट को एक इतना बड़ा स्टांस दे रहे हैं कि वहाँ पर फिर वो गवर्नर राज लगाएं, आईनी अदालत उसमें इंटरफेयर करे, इलेक्शन कमीशन, 9 मई के मुकदमात, फिर आप पीटीआई की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए एक ठोस और कंक्रीट सब्सटेंस दे रहे हैं अपनी अपोजिशन को कि जी इनसे तो सुबह चल नहीं रहा, ये बजट दे नहीं रहे, जब बजट नहीं देंगे तो सुबह नहीं चलेगा, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, डेवलपमेंटल प्रोग्राम नहीं होंगे, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि गवर्नर के हवाले सुबह कर देते हैं, फिर गवर्नर तब्दील हो उनके हवाले। तो बहुत सारे लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी वो अली अमीन गंडापुर साहब से भी जब ये मुतालबा किया जा रहा था तो उस वक्त भी ये मुतालबा गलत था, या तो फिर पीटीआई ये तस्लीम कर ले कि उसने कहीं किसी पार्लियामान में नहीं रहना, उसने इस सिस्टम से निकलना है और सिर्फ मजामत करनी है। जब आपने गवर्नमेंट भी करनी है, आपने अपोजिशन में भी रहना है, तो उसमें फिर आपको असम्बलियां भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर आप अपने ही सूबों के उन 4.5 करोड़ लोगों के हकूक पे क्यों डाका डालना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल में पॉलिसी का फुकदान है। देखिए, ये जो कल अलीमा खान साहिबा ने जब ये बात की ना, तो ये बात ना असल में इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई के पास मुज़ाहमत के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो वो इमरान खान की बहन है, वो ये समझती हैं कि हमें हर वो तरीका आजमाना चाहिए जिससे हुकूमत के ऊपर प्रेशर डले। अब इसमें उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे कैमरों में बात हो रही थी और उन्होंने सुहेल आफरीदी को कह दिया कि आपको बजट मंजूर नहीं करना चाहिए। बाद में जब वो जो सामने एक पेट्रोल पंप है उसके अंदर एक कमरा है, वहाँ पे जब इनकी मीटिंग हुई है जहाँ पे अलीमा खान साहिबा ने डांटा भी है, ये कल रात अताउर रहमान कोहिस्तानी ने खबर दी थी, आज शबीर डार ने भी दी है, उसके अंदर फिर ये सारी जो आपने अभी गुफ्तगू की है ना 2-3 मिनट के अंदर कि उसकी क्या वो रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये जब अलीमा खान साहिबा को बताया गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने समझ ली बात और उन्होंने कहा कि अच्छा इसको मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन सुहेल आफरीदी के ऊपर एक गैर ज़रूरी सा वो प्रेशर आ गया
कि जी बजट आपने मंजूर नहीं करना। देखिए उसके अलावा और आपको पता है सोशल मीडिया वालों का, सोशल मीडिया वाले तो फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं, वो कल भी हम देख रहे थे, आता है भाग जाता है, टफ टाइम नहीं देता है। और अगर वो बजट मंजूर करेंगे तो क्या, इमरान खान का लास्ट टाइम मुझे याद है जब इमरान खान कह रहे थे कि बजट मंजूरी से पहले गंडापुर और मुजम्मिल असलम आके मुझे बताएं, वो ये चाह रहे थे कि जो उनकी विजन है उसके मुताबिक बजट बने। और वो ये भी चाहते हैं, जो आखिरी इतलात इमरान खान साहब से आ रही थी, कि आप सरप्लस बजट क्यों दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा ये नहीं करना। हाँ, तो ये भी अगर बजट कैसा दिया जा रहा है उस पर तो तनकीद हो सकती है, खुल के करें। पीटीआई या सुहेल आफरीदी साहब किसी तनकीद से या किसी जवाबदेही से मुबर्रा नहीं है और ना ही होने चाहिए। इनफैक्ट इमरान खान साहब कल को हुकूमत में आते हैं तो अगर वो ये मुश्किलात काट रहे हैं तो वो भी बिल्कुल मुबर्रा नहीं होंगे, सवालात उनसे भी होंगे। एक आखिरी के सुहेल आफरीदी साहब ट्वीट करते हैं कि पहले अलीमा खान साहब बताती हैं कि हाँ ये मोहसिन नकवी से मिले थे, फिर सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं मैं तो वो बनू और बाकी मामलात और उस मामलात में सिक्योरिटी के तनाजुर में मिला था। अलीमा खान साहब कहती हैं कि इन्होंने हमें बताया है कि ये इमरान खान से मुलाकातें बहाल करने के लिए मिले थे। तो आप ये बातें भी किसी बंद कमरे में तय कर लें। फिर देखें मसला क्या है, ये जो सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया ये भी गैर जरूरी था। हाँ। जो अलीमा खान साहब ने ट्वीट किया वो भी गैर जरूरी और फिर ये बयान सबसे ज्यादा गैर जरूरी और ये क्यों होता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर में होता है। जब ये बात होती है, अब मिसाल के तौर पे उन्होंने मुलाकात की मोहसिन नकवी के साथ, बैरिस्टर गौहर के साथ, और उसमें कुछ चीज़ें तय हुई उनकी, और ऑब्वियसली वो मुलाकात होगी तो कोई बात आगे बढ़ेगी ना। मुलाकात से जब खबर सामने आती है तो उसमें एक खबर चलाई जाती है टीवी चैनलों पे कि इमरान खान की एक बहन भी मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर उसकी तरदीद कर देते हैं कि बहन मौजूद नहीं थी। फिर अलीमा खान कहती हैं कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें कोई फैमिली का बंदा मौजूद नहीं था और ना हमें पता था, हालांकि उनको पता था। ठीक है, एक डिबेट शुरू हो जाती है। फिर सुहेल आफरीदी सोशल मीडिया प्रेशर में आके कहते हैं कि वो मुलाकात हुई है लेकिन उसमें बनू और ये सारी चीज़ें हुई हैं। सिर्फ ये, यानी ठीक है, इसमें एक चीज़ तो है, देखें, एक तो इसको खुफिया रहना चाहिए। अगर जो मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, बातचीत हो रही है, थोड़ा सा उनसे सीख लें कि इसमें यानी मतलब चीज़ लीक ना हो। खैर लीक अगर हो भी गई है तो फिर उसको मान लें, उसमें फिर ये ना कहें कि जी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये इमेच्योरिटी आप ये कह लें, इनएक्सपीरियंस कह लें। और अलीमा खान साहबा भी सियासी खातून नहीं है कि वो भी उन्होंने सारा मामला अपने ऊपर हटाने के लिए सुहेल आफरीदी को बिल्कुल उन्होंने उस पर छोड़ दिया, समझने के अंडर द बस उन्होंने उसको। वैसे दो मौज़ूआत हमने मज़ीद डिस्कस करने थे, वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगली वीडियो की सूरत में हम ऑडियंस के सामने रख देते हैं। आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये मेरा ओपिनियन है, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो फिर आपको सोशल मीडिया की प्रेशर लेने की वजह से आप अपनी पॉलिसी ही बदल दें या पॉलिसी ना बदलें, लेकिन आप उस पर आकर ऐसे स्टेटमेंट आकर दें, तो फिर आप या तो सोशल मीडिया पे बैठ जाएं या फिर सुबह चला लें। इस बात पे फिर महमूद अजगज़ई साहब पे तनकीद होती है कि आप उन्हें कुछ भी कह लें, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। उसमें वो कोई आपको नतीजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन उनकी पॉलिसी ठीक है कि आप उन्हें सोशल मीडिया पे कुछ भी कह दें, वो जवाब उनकी टीम तो ज़रूर देगी, अजगज़ई साहब को नहीं कोई फ़र्क पड़ता। तो आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 4.5 करोड़ लोगों के किस्मत का फैसला जो है वो आपने करना है, और आप अपने सोशल मीडिया के हाथों मजबूर होकर ये सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि उन्हें भी सीएम के तौर पर रिएक्ट करना चाहिए। ये बहरहाल मेरी ठीक है, बिल्कुल सही है। बल्कि अगर तो देखें, मैं कहता हूँ कि लोगों को सच बताना चाहिए। हम ये बात करते हैं, लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए दो तरीके हैं, या आप इनकलाब लेके आएँ या आप कोई बातचीत के ज़रिए बाहर आ सकेंगे। अदालतों वाला मामला तो रहा नहीं ना। तो इनकलाब की सूरत हाल, ये लोगों को हकीकत पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त इनकलाब की कोई सूरत हाल नहीं है। जब आपके 500 लोग निकलते हैं और हमारे कुछ दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, कोई यूट्यूबर कहते हैं कि इनकलाब आ गया है, तो बाहर बैठे लोगों को लगता है कि वाकई इनकलाब आ गया। और इस इनकलाब के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बैरिस्टर गौहर है, सबसे बड़ी रुकावट गंडापुर है, सबसे बड़ी रुकावट सुहेल आफरीदी। इसी नोट पे कि फिर ये भी तय कर लिया जाए कि इनकलाब लाना है, मज़ामत करनी है, या फिर बातचीत करनी है। अभी पीटीआई की जो बाहर दस्तयाब की आदत है वो मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान कहीं स्टक होकर रह गई है, और जिस वजह से ये सारी सूरत और इख्तियार महमूद अजगज़ई के पास है, अलीमा खान के पास है या सुहेल आफरीदी के पास है। ये और या तो ये किसी कमरे में बैठ जाएं और तय कर लें। तो निज़ाम कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहता था, वो इसमें कामयाब हो गया। और पीटीआई को जो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, अब पीटीआई के अंदर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो बदकिस्मती से वो। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।